दोस्तों तो हम लोग अपने यूपीएससी की जो शुरुआत है उसको हिस्ट्री सिलेबस से कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस को जानना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग जो हिस्ट्री का सिलेबस ओपन करके रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो प्रीलिम्स है वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन पे सिलेबस को बता दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है, ये एक लाइन में बताया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पूरा एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, राइट, और पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग यहाँ पर दोस्तों कवर करेंगे, और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है। तो ये जो है पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे मेंस के साथ में। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर हम लोग मेंस का बहुत अच्छे से करते हैं तो प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रीलिम्स का सिलेबस के बाद जो मेंस का सिलेबस देखते हैं तो ये देख सकते हैं जो हमारा पेपर नंबर 2 है, जीएस नंबर 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें हिस्ट्री का पूरा जो है वो कवर किया गया है। इसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई बार क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वो पूरा प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनको सिलेबस का आइडिया नहीं होता। तो ज़रूरी है कि हम सिलेबस को जो है वो बहुत अच्छे से देखें। सिलेबस और PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो चीज़ें जो है आपका आधार है, बेस है पूरे के पूरे प्रिपरेशन करने का। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो है इंडियन कल्चर, राइट, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है वो इंडियन कल्चर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आर्ट फॉर्म्स को देखेंगे। सैलिएंट एस्पेक्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आर्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका, डांस है, म्यूजिक है ना, थिएटर है, ड्रामा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अपने यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। लिटरेचर में क्या आ जाता है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट है ना, पुराण्स है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके लिटरेचर वाले पार्ट में आ जाती है। तो इसको भी हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। इसके अलावा जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का मतलब होता है जैसे हम लोग बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं। तो आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, द्रविडियन आर्किटेक्चर होता है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, मतलब एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सारी चीज़ों को लेके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सेकेंड यहाँ देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जब हम लोग मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये होता है 1750 के बाद से, राइट, क्योंकि 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 टू 1799। तो इसका मिड क्या होगा, 1750, ठीक है। तो 1750 से हमारी पूरी स्टोरी जो है यहाँ पर से चालू होगी, जिसमें हम लोग दोस्तों इसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देखेंगे, पर्सनालिटीज़ को देखेंगे, इश्यूज़ को देखेंगे। जैसे इवेंट्स मतलब क्या होती है, घटनाएं, कि कैसे यूरोपियंस आए, कैसे वो ट्रेड किए, फिर अपना रूल स्टार्ट किए, है ना, फिर कैसे उन्होंने हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे इवेंट्स में। पर्सनालिटीज़ में क्या आती हैं, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर पर्सनालिटीज़ हैं, फिर उसके बाद में महात्मा गांधी जी, फिर राजा राम मोहन रॉय, ये सब ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर आते हैं इश्यूज़ में आप देख सकते हैं जो भी ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ रहे हैं, राइट, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ रहे हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल में आप ले सकते हैं दोस्तों 1857 के बाद से। आप जानते हैं कि हमारा पहला आज़ादी का जो लड़ाई था वो 1857 था। इसके बाद जो कांग्रेस का फॉर्मेशन है 1885, और उसके बाद जो महात्मा गांधी और उसके बाद का जो पूरा मूवमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाला पार्ट है, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारे जगहों से जितना भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं दोस्तों, वो तो पूरे देश भर से आते थे, तो इन सारे लोगों को हम लोग एक साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है पोस्ट इंडिपेंडेंस। आज़ादी मिल चुकी है 1947, तो 1947 के बाद की कहानी को जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है देश को एक करना। आज जो आप भारत देखते हैं दोस्तों, वो बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था प्रिंसली स्टेट्स। तो उस समय प्रिंसली स्टेट्स के पास में 3 ऑप्शन थे, या तो वो भारत को ज्वाइन कर सकते थे, या तो पाकिस्तान को, या तो इंडिया को। तो उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमारे साथ में जोड़ना वो बहुत चैलेंजिंग टास्क था। तो इसको करके दिखाया हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इसको हम लोग समझेंगे कंसोलिडेशन वाले पार्ट में। फिर रीऑर्गेनाइजेशन मतलब देश एक बार बन गया
उसके बाद भी चैलेंजेस कम नहीं हुए। हमारे देश में बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जिन्होंने लैंग्वेज के आधार पे अपना सेपरेट स्टेट का डिमांड किया, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो इन सारे जो एरियाज हैं उनको हमारे देश ने कैसे मैनेज किया, कैसे उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वैसे भी आप एक एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तो हमारे देश का मैक्सिमम जो स्टेट्स है वो भाषा के आधार पे बना हुआ है, चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, चाहे जो भी राज्य हो, आप देखेंगे मैक्सिमम जो है वो भाषा के आधार पे बने हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को अलग अलग करता है वो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता, मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसको हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री दोस्तों आपके मेंस का पार्ट है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कहां से चालू होता है, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब अगेन जो है 1700 जो है ना, 1700 वाला जो पार्ट है वहां से ये चालू होता है। अब इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दे दिया है कि सबसे पहले यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप जानते हैं दोस्तों 1750s के आसपास हुआ था इंग्लैंड से। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स हम लोग देखेंगे, दोनों वर्ल्ड वॉर्स हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड वॉर नंबर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 दोस्तों 1914 में हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 1939 में हुआ था। ये पूरी दुनिया को बहुत बड़े लेवल पे क्या करता है दोस्तों, इम्पैक्ट करता है। फिर उसके बाद रीड्रावल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बहुत सारे देश टूटे और बहुत सारे देश नए बने। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में दोस्तों आपने देखा ऑस्ट्रिया बना, हंगरी बना, पोलैंड बना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में दोस्तों आपने देखा है कि इजराइल बनता है, इंडिया बनता है, पाकिस्तान बनता है और भी कई सारे देश बनते हैं दोस्तों, है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन का मतलब होता है छोटे देशों को अपना कॉलोनी बनाना। जैसे ब्रिटेन ने भारत को जो है अपना कॉलोनी बनाया, ठीक है। फिर भारत ने लड़ा इसके खिलाफ में, जिसको हम लोग बोलेंगे डीकोलोनाइजेशन, मतलब आज़ाद होना इस कॉलोनियलिज्म से, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग कई सारे पॉलिटिकल फिलोसफीज भी देखेंगे, जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। तो यहाँ पर जो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म है, इसने पूरी दुनिया को दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे क्या किया है, इम्पैक्ट किया है। जैसे कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हर रिसोर्सेस को देश का गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे एक समय यूएसएसआर, जो रशिया, पुराना रशिया था यूएसएसआर, वो कम्युनिस्ट मॉडल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करेगी, प्राइवेट लोगों को पूरा फ्रीडम होगा और यहाँ पर जो है आप काफ़ी फ्री तरीके से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री इकोनॉमी होती है यहाँ पर बेसिकली। तो अमेरिका जो है ये कैपिटलिज्म का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। और एक सोशलिज्म, जैसे हमारा देश इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, जहाँ पर दोनों मॉडल आपको दिखाई देगा, जहाँ पर गवर्नमेंट चीज़ों को कंट्रोल भी करती है और प्राइवेट लोगों को कुछ हद तक फ्रीडम भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा देश एक सोशलिस्ट मॉडल का बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। आज आप देखेंगे दुनिया में जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो इन विचारधारा के आधार पर ही चल रहा है, फिलोसफीज के आधार पर ही चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट वाला विंग में आता है, साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट वाले विंग पे आता है, राइट। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे आज पूरी दुनिया में रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन भी जो है वो कहाँ की ओर जा रहा था, कैपिटलिस्ट नाटो की तरफ जा रहा था, जबकि रशिया कम्युनिस्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट। फिर आप देख सकते हैं चाइना वर्सेस अमेरिका। तो अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, वहीं चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो दुनिया में जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट बैटल चल रहे हैं, वो इन आइडियोलॉजी के आधार पे ही चल रहे हैं। तो इनको समझना जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। फिर इनका हम लोग देखेंगे कि हमारे दुनिया पर जो है वो इफेक्ट क्या हुआ है और हमारे सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट रहा है और इसके टाइप्स क्या है। फॉर्म्स का मतलब होता है टाइप्स और इफेक्ट ऑन द सोसाइटी का मतलब हमारे समाज के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग 1 by 1 ब्रेक करके चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने हमारे पूरे हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो एक ओवरव्यू ले लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री का हमारे पूरे के पूरे यूपीएससी पे रोल क्या रहता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, राइट। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।